यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, या पीएचडी करना चाहते हो, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना पॉलिटिकल साइंस में। पर शुरुआत कहाँ से करें? तो मैं आपको बता दूं कि ना ही सिर्फ यूजीसी बल्कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सिलेबस को जानना, और वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप अलर्ट 24/7। मैं हूँ जय यादव, ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस मेंटर। आज इस सेशन में आप और मैं मिलके यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस को यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है टेलीग्राम ग्रुप, इसको फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना? एनीवेज यहाँ पे पीडीएफ और जो भी नोट्स हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा अभी जो भी हाहाकार मचा है 6 जनवरी के एग्जाम के बाद के कहीं से भी ऐसे ऊटपटांग फैक्ट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, पर हम इनको छोड़ तो नहीं सकते। आगे अगर जून 2026 में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, या फिर जो भी है आपको अगर नेट पे सेटल होना है तो नेट क्वालिफाई करना है, उसके लिए इस टाइप के फैक्ट्स को हमें कवर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और एटलीस्ट हो सकता है कि एनटीए अपने पेपर में इम्प्रूव ला दे और अगली बार ऐसे फैक्ट्स ना पूछे, पर हमें अपने आप को तैयार तो रखना है ना। कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों ही हमें पर्याप्त पता होने चाहिए अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसी के बेसिस पर मैं इस ग्रुप में क्वेश्चंस ड्रॉप करती हूँ जो कि आपके तैयारी में कुछ एडिशनल पॉइंट्स, एक 4 सितारे जोड़ेंगे। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। वैसे तो आप इस सिलेबस को गूगल पे आप टाइप करोगे, क्योंकि आजकल सिलेबस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट से टाइप करो और आपको सिलेबस मिल जाएगा। पर इस वीडियो का उद्देश्य ये है, इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि ना ही सिर्फ आप का जो सिलेबस है उसको जानो बल्कि उसको समझो, और वही आज मैं आपको अच्छे से समझाने आऊँगी। वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको दूंगी कि जो आपको, अगर आप शुरुआत कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन की, तो सबसे ये कहूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। फटाफट से पहले क्या सिलेबस है उसको जान लेते हैं। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस, एनटीए ने जो दिया हुआ है, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए। इसमें सबसे पहली यूनिट है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस शामिल है। कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ये सारे आपके कंसेप्ट्स शामिल हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इसमें शामिल है। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इसके अलावा इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फिर है यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपके वैसे तो ज्यादातर जो पार्ट है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का है, पर कन्फ्यूशियस जो है वो आपके एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर है। मतलब ये आपके पॉलिटिकल थॉट का ही हिस्सा है, पर ये वेस्टर्न नहीं है, ठीक है। बाकी प्लेटो से लेके जॉन रॉस तक सारे के सारे आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है। इसमें हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। इसमें जेरेमी बेंथम नाम मेंशन नहीं है, और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, 2-3 मैं कहूँगी वो नहीं है इसमें मेंशन, पर वो आते हैं, ठीक है। पर उसकी प्रिपरेशन आपको मैं करा दूंगी। उसके बाद है यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस यूनिट में कहाँ से जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे। मनु के धर्मशास्त्र से लेके दीन दयाल उपाध्याय तक ये सब कुछ हम इस यूनिट में कवर करते हैं, जिसमें कौटिल्य, अग्निहोत्र, बरानी, कबीर, पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरबिंदो पेरियार, E.V. रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, V.D. सावरकर एंड B.R. अम्बेडकर, लाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे नाम हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनके क्या क्या वर्क्स हैं, क्या कैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्या इनकी विचारधाराएं हैं, ये सब कुछ जानेंगे। फिर है यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसमें इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम कॉलोनियलिज्म और डीकॉलोनाइजेशन को समझेंगे। मतलब वो जब जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कॉलोनी रह चुकी हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरीके से उनको स्वतंत्रता मिली, क्या ऐसा नेशनलिज्म की भावना, ये सब कुछ जानेंगे। अगर नेशनलिज्म की बात करूं तो यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन को हम शुरुआत करते हैं इसमें। और उसके बाद स्टेट थियरीज हैं, क्या उनके अराउंड डिबेट्स हैं, क्या कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटीज़ का नेचर है, ये पढ़ेंगे।
एंड पोस्ट कॉलोनियलिस्ट मतलब आज़ादी के बाद, मतलब कॉलोनलाइजेशन के बाद, डी कॉलोनलाइजेशन के बाद में नीली जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं तो उनका किस तरीके से उनका राज्य मतलब अब चल रहा है, क्या उनका शासक है। ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, नेशन स्टेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल रिजीम्स हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक वो पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक में शामिल हैं आपके इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी, डेमो और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में शामिल है आपके पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियनिज्म, ये सब, ठीक है। डिक्टेटरशिप हो गया, टोटलिटेरियनिज्म हो गया, ये सब। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये पढ़ते हैं जिसमें हम संविधान के कितनी फॉर्म्स हैं ये समझेंगे। उसके बाद रूल ऑफ लॉ को जानेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को समझेंगे, क्या उसकी अहमियत है और क्यों जुडिशियल इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती है, ये सब। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एमरजेंसी पावर्स को हम कवर करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अच्छा मतलब कंसेप्ट है जो कि आपके क्वेश्चंस में आता है। क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन जिसमें डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन शामिल है। एंड देन डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जिसमें कोर स्टेट्स, पेरिफेरी स्टेट्स, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पावर मतलब जैसे कि रूलिंग क्लास हुआ, पावर एलीट हुआ, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म हुआ, ये सारे जो पावर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको अच्छे से पढ़ते हैं। एंड एक्टर एंड प्रोसेसेस मतलब इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, इसके अलावा ऐसे एक्टर्स जो कि डायरेक्टली राजनीति में या फिर ये कहें कि पॉलिटी में नहीं जुड़े हुए हैं पर उनका प्रभाव पॉलिटिक्स में होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले हम इसमें आईआर की जो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस हैं वो पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। उसके बाद है कंसेप्ट्स जैसे कि स्टेट हो गया, स्टेट सिस्टम हो गया, एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हो गया, पावर हो गया, ये सब कुछ, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी है ना, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मतलब सिक्योरिटी पहले के टाइम पे कैसी थी, ट्रेडिशनल वाली, और अब कैसी है मतलब नॉन ट्रेडिशनल, ओके। उसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड पीस मतलब किस तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके नेचर में चेंजेस आए हैं पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे ट्रीटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, एफर्ट्स हैं जो पीस के लिए बनाए गए, कौन से फेल हुए, कौन से सक्सेसफुल रहे, ये सब कुछ। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, भाई यूनाइटेड नेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो एम हो गया, ऑर्गन्स हो गए, इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, बट अभी कुछ टाइप से काफ़ी मतलब डीप क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, आर्टिकल्स में से इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन अब बहुत एक अहम टॉपिक बन चुका है इस यूनिट का। उसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को के ऊपर इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबल गवर्नेंस, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, G20, ब्रिक्स, ये सब, ठीक है। उसके बाद जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कॉपरेशन, एशियान, ये सब कुछ। उसके बाद क्या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस सामने आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि आपका इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ, माइग्रेशन, रिफ्यूजीज, ये सब कुछ। और रोल का, रिलीजन का क्या रोल है, कल्चर का क्या रोल है, आइडेंटिटी का क्या रोल है, ये सब कुछ। उसके बाद है हमारी यूनिट 6 इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आप आईआर में कवर कर लोगे। बट इसके अलावा मेनली ये यूनिट में क्या है मैं बता दूं आपको। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक किस तरीके से जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्व हुई है, या फिर जब वो आज़ाद हुआ था तो कौन सी उसने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ये है इस यूनिट में। और किस तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आते रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, और न्यूक्लियर पॉलिसी आप जानोगे भारत की, किस तरीके से कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं जो न्यूक्लियर पावर को स्टैब्लिश करने में लिए गए, ये सब कुछ, ठीक है। इंडिया के मतलब रिलेशंस कैसे हैं मेजर पावर्स के साथ, मेजर पावर जैसे कि USA, USSR, रशिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये सब। उसके अलावा इंडिया की कैसी इंगेजमेंट है मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ। मल्टीपोलर वर्ल्ड में शामिल कौन कौन है, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स,
एशियान, शंघाई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट या फिर जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, उसके बाद भारत के अपने पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, पड़ोसियों में शामिल है उनसे मतलब जो भी उनके साथ जितनी भी सार्क है उसमें भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये उसके साथ क्या क्या रिलेशंस है, गुजरात डॉक्ट्रिन, लुक एक्ट और ईस्ट पॉलिसी जो कि नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव बेटर करने के लिए ये पॉलिसी आई थी, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इंडियन नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज, मतलब इंटरनेशनल रिजीम्स के साथ भारत किस तरीके से नेगोशिएट करता है, बातचीत करता है, कैसा उसका मतलब मिलना, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, आई एम मिसिंग दैट वर्ड, बेसिकली नेगोशिएशन कैसा है भारत का, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, क्या भारत का कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में फेस करता है, जिसमें से सबसे बड़ा नमूना है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, वाटर रिसोर्सेज, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद है यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहाँ से आता है वो हिस्सा जहाँ से आप संविधान को पढ़ना शुरू करते हो। ठीक है, अब इसमें संविधान को आप डायरेक्टली पढ़ना शुरू नहीं करोगे, इसमें आपको बिल्कुल पीछे लेके जाएगा कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कि इसके बनने में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है इसका बनने में, भारत का संविधान बनने में। ठीक है, जिसमें हम कॉलोनियल हेरिटेज पढ़ते हैं, मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे, वो सब कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या योगदान रहा भारत के संविधान बनने में, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज का क्या कंपोजिशन है, आइडियोलॉजिकल मूविंग्स क्या आती है, मतलब क्या विचार, मतलब किन विचारों के साथ इसकी स्थापना करने की सोची उस टाइम पे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं जो शामिल हैं और जो जिसने हमारे संविधान को एक नई शेप दी, ये सब कुछ। ठीक है, एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, ये सब कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक्स बैलेंस, ये सब कुछ। यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, यूनियन पार्लियामेंट पढ़ते हैं, जुडिशरी पढ़ते हैं, स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पढ़ते हैं, फेडरलिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, इलेक्शन कमीशन, ये सब कुछ, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब साथ के साथ में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी, ऐसी बॉडीज जो कि संविधान के द्वारा स्थापित गई हैं, ऐसी बॉडीज जो कि लॉ एक्ट के द्वारा स्थापित की गई हैं, ऐसी बॉडीज को हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब इसमें हम बात करें तो देखो, हम ग्लोबलाइजेशन, इसमें कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक नहीं है, वो हम पहले ही पढ़ चुके होंगे, पर इसमें मैं बात करूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़ोगे, मतलब नहीं शुरू करोगे, वो है आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा डीपली दी गई है, सोशल मूवमेंट्स इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा है, एंड सिविल सोसाइटी, नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशंस, रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, कैसे कैसे इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, इस टाइप से किस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा सब स्टेट रीजन्स, रीजन डिस्पैरिटीज़, और जो नई स्टेट्स बनने की डिमांड थी उसके तो उसके अराउंड क्या क्या हुआ, किस तरीके से सिचुएशन टैकल की गई, हैंडल की गई, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब जेंडर और पॉलिटिक्स किस तरीके से मतलब जेंडर का क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स के ऊपर भारत में। ठीक है, ये सब कुछ, और आइडियोलॉजीज एंड सोशल बेसिस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स, मतलब किस कौन कौन से ऐसे और उभरते हुए ट्रेंड्स हैं तो सामने आ रहे हैं। उसके बाद है यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, मैं ये कहूँगी, वो यूनिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही पिछले सालों में, पर इस साल इसमें से क्वेश्चंस नहीं देखने मिले हैं। ठीक है, ये कहूँ हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस आए होंगे, हार्डली। ठीक है, इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट हाँ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है इस बार नहीं है, पर जून 2026 में आ जाए। ठीक है, तो ये यूनिट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं, अप्रोचेस जैसे कि सिस्टम थियोरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये सब पढ़ते हैं। अब हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, पर अब इस यूनिट का उद्देश्य ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो चलती सेम रूल से है इस यूनिट के अकॉर्डिंग। तो
जब आप ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हो तो उसको जब आप अप्लाई करोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो ज़्यादा चांसेस है उसके सक्सेसफुल रहने के, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्टिव साबित होते हैं, ये सब कुछ हम उसमें पढ़ते हैं। और जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विचार पढ़ते हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ते हैं, उनके द्वारा दी गई इंपॉर्टेंट थियरीज पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ उसके बाद है आपका हाँ, तो मैं अभी रुको, तो यूनिट 9 में हम मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैरी पार्कर पॉलिट ने दिया है वो पढ़ते हैं। एंड देन पीटर डकर द्वारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो दिया है उन्होंने, वो हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी है, मैक्स वेबर हो गए एंड हाँ और टेलर हो गए, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलर फेओल ये सब, ठीक है। चलो अब आते हैं आपकी आखिरी यूनिट पे, यूनिट 10 पे है जो कि आपकी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जिसमें मैं आप कहूँगी कि इसमें यूनिट 7 और यूनिट 10 बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ओवरलैप करेंगे, आप ऊपर ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे मुख्य तौर पे जो आपके लिए नया होगा वो होगा गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा जो आपकी ग्रास रूट गवर्नेंस है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ये सब कुछ, उसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज़ को हम पढ़ते हैं, जो भी भारत सरकार ने पॉलिसीज़ लेके आए हैं सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, वो सब हम जानेंगे और जितनी भी हैं उनको समझेंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ की क्रोनोलॉजीज आती हैं, ठीक है। और ई गवर्नेंस पॉलिसीज़ कौन कौन सी है ये भी हम पढ़ते हैं। तो यही है आपका बेसिक सिलेबस। चलो अब आते हैं मेन उद्देश्य पे इस वीडियो के, कि क्या उद्देश्य था। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि अब देखो इस यूनिट में बहुत सारी मतलब इन सभी यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अब ऐसा बिगनर जब आप घुसोगे तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, क्या पहले छोड़ दूँ और सब कवर करूँगा तो सब कुछ भूल रहा हूँ। तो जो मैं आपको बता रही हूँ शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही पढ़ लो, यही आपकी नैया पार करा देगा, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इन्हीं टॉपिक से करो, ठीक है। पहले इन्हीं को कवर करते हुए चलो, उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा सा सुलझ जाएगा, उसके बाद आप फिर गहरी डुबकी लगा देना, ठीक है। तो चलो अगर बात करो यूनिट 1, 2 एंड 3 की, इसमें मैंने क्या करा है, जो भी ऐसी यूनिट्स हैं जो कि एक दूसरे से, जिसमें कंसेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने एक एक साइड में रखा है और मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिसमें सबसे पहले है आपकी यूनिट 1, 2 एंड 3। ये पॉलिटिकल थ्योरी, आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड ये सारी यूनिट्स हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं थिंकर एंड बुक नेम्स, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कोटेशंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी कही हुई कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म हैं जो उन्होंने कॉइन किए, ठीक है, जो उन्होंने दिए हैं, वो आपको शुरुआत में कवर करते हुए चलना है। उसके अलावा इनके जितनी भी वर्क्स हैं उनकी क्रोनोलॉजीज पूछी जाती हैं, जैसे कि मार्क्स हुआ, ग्रामसी हुआ। अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ तो आपके वी.डी. सावरकर एंड अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद, इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी आती है, ठीक है। पंडित रमाबाई की भी आती है। मतलब ओवरऑल इनके वर्क्स को आप अच्छे से पहले से ही कवर करते हुए चलना। उसके बाद आते हैं आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपके प्रेसिडेंशियल एंड वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। अभी हाल में, पहले तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते थे वो यूएस और यूके से बनते थे, ठीक है, यूएस और यूके के पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आते थे। पर अभी जो 6 जनवरी को एग्जाम हुआ है उसमें देखा कि इटली हो गया, ठीक है, उसके अलावा फ्रांस हो गया, इसके जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे भी क्वेश्चन बन के आए हैं, इनके पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन बन के आए हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ में कौन कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सारी कंट्रीज़ हैं, अब आप बताओ कि किस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है और किस में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो इस अप्रोच के साथ इस टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, जैसे कि बेसिक सिस्टम थ्योरी हो गया, डेविड डिस्टन ने जो दिया था आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिस्ट। तो ये सारी अप्रोचेस आपको कवर करनी है, ठीक है, शुरुआत यहीं से करनी है। उसके बाद है आपके यूनिट 5 और यूनिट 6, ठीक है। ये दोनों मिलती जुलती यूनिट्स है। मिलती जुलती यूनिट्स का मतलब है कि
ये मान लो कि जब आप ये यूनिट को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि आप कुछ एक ही सर्कल में आ गए हो, है ना। आप कुछ बिल्कुल, जब आप यूनिट 5 से यूनिट 6 जाओगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप कुछ नई जगह आ गए हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो समिट्स, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं, अब इंपॉर्टेंट समिट्स कौन कौन से, एक तो इनके शुरुआती समिट, शुरुआत के 1-2, और जो भी रिसेंट हुए हो, ठीक है, उनको आपको कवर करते हुए चलना है। और इसके अलावा जो ऐसी समिट्स है जिनमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया हो, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ट्रीटीज साइन हुई हो, इंपॉर्टेंट मतलब अब जो भी इंपॉर्टेंट फैसले हुए हो, वो वाली समिट्स आपको मतलब अभी से कवर करना शुरू कर देनी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कुछ इसमें आती हैं। इनके क्या मतलब, अगर मैं बात करूँ ईयर्स की, ठीक है, स्टैब्लिश्ड ईयर की, इनके समिट्स की, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके बनने में, जिसके बनने में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ये सब आप कवर करते हुए चलना। उसके अलावा डिसआर्मामेंट ट्रीटीज की जो क्रोनोलॉजी है, जैसे कि डिसआर्मामेंट की बात करूँ तो एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब कुछ आता है। अब इतने हैवी वर्ड्स सुन के अगर आप घबरा रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कवर कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 10। यहाँ पे 7, 8 और डायरेक्टली 10 मैंने इसीलिए साथ में रखे हैं क्योंकि अगेन वही कि इन तीनों के जो टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, मिलते जुलते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं कहीं ना कहीं। चलो, आपके इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट 7 में, आपको पता है संविधान से रिलेटेड है, तो आर्टिकल्स तो कहीं नहीं जाने, ठीक है। आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, उनके ईयर्स हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एंड 73rd अमेंडमेंट, ये सब कुछ। यस, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, मतलब इस यूनिट से करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल अभी पास हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो आई हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। केस स्टडीज बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका केशवानंदन भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, तो आपकी केस स्टडीज हैं वो आपको जहां पे भी देखे एक भी मत छोड़ना, ओके। उसके बाद है यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 का मैं आपको बता दूं, जो मैंने भी आपको सिलेबस में ही बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, बस 6 जनवरी को इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन के आया, ये मुझे बहुत खराब लगा। और ये क्योंकि अच्छी यूनिट है, ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो आते हैं, इसमें थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और थिंकर्स जैसे कि टेलर, फेयोल, मेयो, साइमन रिक्स, ये सब पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हायरार्की पूछी जाती है, ठीक है, हायरार्की पूछी जाती है। एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, भारी भारी वर्ड्स लग रहे हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजीली समझाएंगे, अच्छे से इजी वे में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 6 महीने हैं हमारे पास जून 2026 के लिए, 6 महीनों में बिल्कुल स्मूथली, बट हाँ, ये प्रोसेस पूरा स्मूथ तभी होगा जब आप मेरे साथ फर्स्ट डे से ही कंसिस्टेंट रहोगे। आप सोचोगे आपको होश आएगा आखिरी के 3 महीनों में, आखिरी के 2 महीनों में, तो थोड़ी तो हौच पौच हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में ज़्यादा टेंशन ना पनपे, तो अभी से ही शुरुआत कर देना, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसने लिखा था, क्यों लिखा था, क्या इंप्रूवमेंट्स थे, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाकी जो से कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया, फॉर एग्जांपल बाउंडेड रैशनैलिटी किसने दिया, इस टाइप से, ओके। तो ये है हमारी एक स्ट्रैटेजी जो एज अ बिगिनर और शुरुआत आपको करनी है अच्छे से, तो यहीं से कर देना। चलो, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स से कि आखिरकार कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। उनकी बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, सिर्फ 3 है। देखो, पहली बात तो ये मैंने पेपर 2 को बता दिया है, पर मैं कैसे भी आपको ये नहीं बताना चाहती थी क्योंकि फिलहाल ही में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आप मिसअंडरस्टूड कर लेते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती हूँ कि पेपर 1 को नज़रअंदाज कर दो। भाई देखो, पेपर 1 अगर आपको अपनी कोई रैंक बनानी है, ठीक है, पेपर 1 को बिल्कुल मत भूलना, पेपर 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं बात करूँ PYQs की, तो देखो कम से कम 30% ऐसे PYQs हैं जो कि रिपीट होते हैं। ऐसे अब रिपीट आप कहोगे एज इट इज़ नहीं, बट हाँ अलग अलग तरीके में घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। तो PYQ कम से कम 5 साल के बिल्कुल मत छोड़ना। और मैं तो ये कहूँगी, मैंने पहले भी बोला था, रट के जाना। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, आपको लगे कोई सर पैर का नहीं, अगर आपके PYQ में है, रट लो उसे, ठीक है। उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, ठीक है, डेट्स के अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, ठीक है, एंड आर्टिकल्स हो गए,
उनके ज़रूर से शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जब रिवीजन अच्छे से नहीं होता तो आपका पेपर भी अच्छा नहीं जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहोगे ये तो बहुत बेसिक है, हमें भी पता है, ठीक है, बट मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ अपनी तरफ से और भी ज़्यादा पक्का करके कि यही है भाई पूरी कुंजी, ठीक है, यही है पूरी की आपको जो कि आपके जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगी। चलो अब आते हैं पैटर्न एनालिसिस पे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस का कितना परसेंट है जो रीसेंट ट्रेंड में देखा गया है। फिर से ये जो भी है ये अप्रॉक्स मैं आपको बता के चल रही हूँ, ठीक है। अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस अब एनटीए ने पूछना कम कर दिए हैं। अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करूँ तो अभी भी क्रोनोलॉजीज का दबदबा चल रहा है, ठीक है, क्रोनोलॉजीज इस बार भी आई हैं। क्रोनोलॉजी की बात करूँ रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो लगभग 26% आपकी क्रोनोलॉजीज ही पूछी जाती हैं। वेट पिंक लाइट, ठीक है, जो आपकी 26% आपकी क्रोनोलॉजीज पूछी जाती हैं। उसके बाद आपका फैक्ट्स कैसे आते हैं, फैक्ट्स आते हैं ट्रिकी आते हैं कैसे। देखो पहले तो अभी जो आपका जून 2025 का जो एग्जाम हो गया था उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आए थे, पर उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या था जून 2025 में कि ऑप्शंस बहुत इजी थे, ठीक है, ऑप्शंस थे वो इजी थे। इजी कैसे थे, मतलब आपने एक कोई ब्रेक कर लिया तो बाकी के सारे आप इजीली ब्रेक, जैसे 4-5 बुक दे दी, मैच द फॉलोइंग दे दिए, तो अगर आपको एक भी पता है ना तो बाकी सारे आप इजीली, मतलब ऑप्शन इस तरीके से थे कि आपका पूरा क्वेश्चन उस एक पता होने से ही सॉल्व हो जाता। पर इस बार क्या हुआ कि फैक्ट्स आए बट जो उनके ऑप्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। मतलब एक फैक्ट पता होने से सारा पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था, एक कुछ क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो क्वेश्चन के ऑप्शन टफ आए थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स की तो ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ 28% अप्रॉक्स, है ना। उसके अलावा है आपकी कंसेप्चुअल मतलब जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं उनका डिक्लाइन हो चुका है, कंसेप्ट्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और जो कि आपके बिल्कुल अप्रॉक्स 22% कर दिए हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल 22% कर दिए हैं। और जो टाइम ईटर्स क्वेश्चंस होते हैं, टाइम ईटर्स जैसे कि मैच द फॉलोइंग हो गए, और अभी तो देखा गया कि जनरली पहले क्या होता था कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता था, ठीक है, बट इस बार नया उन्होंने कर दिया, मतलब पहले भी ऐसा होता था बट इस बार ज़्यादा कर दिया यार, ठीक है, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मैच द फॉलोइंग, इनमें क्या है, इनमें टाइम जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं जो कि आपके अप्रॉक्स 16% रहते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड ये सब। उसके बाद अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते हैं। अगर आपको किसी भी इंसान की कंसेप्ट नॉलेज को चेक करना है, चैलेंज करना है, तो उसको रीज़न अदर्शन दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब रीज़न अदर्शन वाले आते हैं तो स्लाइटली जो एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी साइड पे चला जाता है, ठीक है, पर अब उन लोगों ने यही कम कर दिए हैं, बिल्कुल 8%, मतलब पिछली बार तो थे ही नहीं, इस बार फिर भी रीज़न अदर्शन आया था, काफ़ी अच्छा आया था, पर पिछले अगर आप पैटर्न देखोगे तो उनमें रीज़न अदर्शन नहीं था, ठीक है, बट इस बार रीज़न अदर्शन आया है। चलो इस बात की मुझे खुशी है कि रीज़न अदर्शन इस बार आया है, पर क्या गारंटी है कि अगली बार आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लगभग एक जो एस्टिमेट मान के चलते हैं वो यही मान के चलते हैं कि आपका जो रीज़न अदर्शन है वो अप्रॉक्स 8% रहता है, ठीक है। अगर अगली बार भी इन लोगों ने रीज़न अदर्शन पूछ लिया तो ज़रूर इनकी परसेंटेज बढ़ेगी, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपकी जून 2026 की प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ आपको शुरू करनी है, तो जिसमें मैं आपकी हेल्प करने आ गई हूँ, बैच लेके आ रही हूँ आरंभ बैच, उसका नाम है 27 जनवरी 2026 से ये शुरू होने वाला है। ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है 21,799 का ऊपर ओवरऑल ये बैच है, जिस पर डिस्काउंट लग के आपका 4,795 का ये बैच आपको पड़ रहा है। पर इतना ही नहीं, जब आप YT53 ये मेरा कूपन कोड है, इसको आप लगाओगे तो ये जो प्राइस है ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और काफ़ी ज़्यादा कम भी है। और ये YT53 आप कोई भी बैच लोगे अड्डा का तो वहाँ पे काम करेगा, वो आपको डिस्काउंट देगा ही देगा। इसके अलावा क्या क्या इस बैच में आपको मिलने वाला है बात करें तो देखो, एक तो इसमें सारी जो क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहेंगी, आप चाहो तो उनको लाइव भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव ही लेनी होगी, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। जैसे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं जो फ्री नहीं रह पाती हैं, या फिर जो
जॉब करते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी ऑप्शन है। इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है जनरली इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है जो कि वाईटी क्लासेस, जो कि पेड क्लासेस में हो जाता है। तो जो भी आपकी क्वेरीज है वो ऑन दी स्पॉट सॉल्व होती हुई जाएंगी, ठीक है, मतलब एक क्लासरूम की तरह हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डाउट सॉल्विंग रहेगी एप्लीकेशन पे, जो भी आपके डाउट्स है आप एप्लीकेशन पे डाल सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ आपके साथ मतलब फ्रिक्वेंटली कनेक्शन बना रहेगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो कम समय में क्लियर हो पाएंगे। उसके अलावा पूरे जो आपका सपोर्ट है वो हेल्प डेस्क के द्वारा आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन सेंटर्स में आप चाहो तो ऑफलाइन सेंटर्स में आके भी अपनी प्रॉब्लम या जो भी आपको सपोर्ट है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा इस बैच में आपको एक प्लानर दिया जाएगा, PYQs दिए जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर भटक के इधर से PYQ कहाँ से ले, कहाँ से प्रैक्टिस करें। ये बैच खरीद लो, यहीं से आपको सफिशिएंट PYQs मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होंगे। उसके अलावा सारी प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आपको सारे कंसेप्ट स्टेप्स पे लर्न हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो ईमेल्स हैं उसके थ्रू आपको रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन की अपडेट वो सब आपको मिलती रहेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें मॉक टेस्ट लगाना। तो मॉक टेस्ट भी आपको इस बैच में मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं से नहीं लेने हैं, अलग से मॉक टेस्ट के लिए कहीं नहीं भटकना है। ओके, चलो यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, ये तो हो गया पेपर 2 की बात। अब मैं बात करती हूँ पेपर 1, ऐसे स्टूडेंट जो कि पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखो, ये आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है अडा 247, ठीक है। अडा 247 पे जाओगे, जो पहला ही लिंक है उसको आपको ओपन कर लेना है। ये अड्डा की साइट आ गई है। ऑल कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे जो आपका एग्जाम है आपको चुनना है UGC, ठीक है। उसके बाद JRF प्रेप पर आपको जाना है। JRF प्रेप को जब टच करोगे यहाँ पे आपको बैचेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो है सिर्फ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का बैच जो कि आरंभ है, 27 जनवरी से शुरू होने वाला है। एक बैच है UGC नेट सिलेक्शन मेगा पैक, ठीक है। अब इन दोनों ही बैचेस को आप खरीद सकते हो, या आपके ऊपर है, आपको सिर्फ पेपर 2 पढ़ना है या पेपर 1 या पेपर 2 दोनों पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं है, 6 महीने के लिए नहीं है, 12 महीने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे 18 महीने के लिए आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जून 26 है, किसी भी 1-2 मार्क्स के चक्कर में रह गया, तो आपको अलग से कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे 1 साल तक ये कहें उसके भी जो नेक्स्ट जून 2026 की जो साइकिल है तब तक आप 27 की जो साइकिल है तब तक आपके जो बैच हैं ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, आपको कोई अलग से बैच नहीं खरीदना। देखो, अब आपको करना क्या है, इस पर टच करना है। ऑलरेडी यहाँ पे प्राइसेस हैं वो डिस्काउंट में है, पर आप जब बाय नाउ में जाओगे यहाँ पे कूपन कोड आप अप्लाई करोगे YT53, ठीक है। तो अभी देखो क्या रेट है, 6599। आप इस कूपन को अप्लाई करोगे, प्राइस और कम हो जाएगा, प्राइस रह जाएगा सिर्फ 5999, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो देरी किस बात की, फटाफट से जाओ और बैचेस को परचेस कर लो, क्योंकि सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। बाकी चॉइस आपकी है, और आपके साथ इस तैयारी में मैं तो एनीवे जुड़ी ही हुई हूँ YT के थ्रू या पेड बैचेस के थ्रू। इट्स जस्ट कि YT के थ्रू उतना ज़्यादा मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगी जितना मैं पेड बैचेस में रह पाऊँगी। एंड थैंक यू एवरीवन।